मालकिन, मैं जा रही हूं। काम वाली रमा की आवाज कान में पड़ी तो रुचिका बोली, खाना खा लिया तूने? हाँ मालकिन, खा लिया, रमा बोली। रुचिका बोली, मैंने तेरे बच्चों के लिए खीर डिब्बे में भरकर रखी है, जरा लेते हुए जाना। रमा बोली, मालकिन, रोज रोज आप कभी मेरे लिए तो कभी मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं। जब ये सब लेकर घर जाती हूं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान आपका भला करे मालकिन। रुचिका बोली, रमा, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। काश मैं पहले ही इस बात को समझ जाती, मगर मेरी बुद्धि तो तब घास चरने गई थी, इसलिए तो अनजाने में वो सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। रमा बोली, क्या हुआ मालकिन, क्या कर बैठी आप? रुचिका चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं रमा, तू कल समय पर आ जाना। तू होती है तो घर में मन लगा रहता है। रुचिका इस बड़े बंगले की मालकिन, बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति केशव सुबह 9 बजे घर से जो निकलते तो सीधा रात को 10 बजे घर आते थे। केशव की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह का टिफिन रुचिका साथ ही दे देती थी। केशव की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की थी। केशव की खुद की बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें उसका भी सुबह से रात तक रहना जरूरी था, क्योंकि कारोबार बहुत फैला हुआ था और केशव को अकेले सब कुछ मैनेज करना होता था। रुचिका का इतने बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। काम वाली बाई रमा के साथ ही रुचिका कुछ समय बातें कर मन हल्का कर लेती थी। बच्चे भी विदेश में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, अब तो फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करते थे। रात में रुचिका केशव से बोली, केशव, मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। तुम रमेश भैया और रेशमा से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाएं, फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। रमेश केशव का छोटा भाई और रेशमा रुचिका की देवरानी थी। ये संयुक्त परिवार बरसों साथ में रहा, मगर केशव के माता पिता के चल बसने के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। रमेश और रेशमा अलग होने के बाद अब किराए के मकान में रहते हैं। केशव बोला, रुचिका, तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगले और मेरी हर चीज पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वो सब मिल तो गया तुम्हें क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे? तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। तुम जो चाहती थी वो सब तो मिल ही गया तुम्हें, फिर अब ये उदासीनता क्यों? रुचिका बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रमेश भैया और रेशमा को इस घर में वापस बुलाकर मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। केशव बोला, चाहे कितनी कोशिश कर लो रुचिका, अब वे लोग यहां कभी नहीं आएंगे। रुचिका को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अतीत के गलियारे में चली गई। रुचिका और रेशमा दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज्यादा लगती थी। दोनों की शादी में भी बस 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब जमती थी। सास विमला जी भी दोनों की जोड़ी की बलाइयां लेती, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। कभी घर में लड़ाई झगड़े तो छोड़ो, किसी के जोर से बोलने तक की आवाजें नहीं आती थी। केशव बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों से चलती थी और इसके विपरीत रमेश एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। केशव रमेश को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर रमेश अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा ना थी। रेशमा रमेश की इसी बात से परेशान थी। वो भी चाहती थी कि रमेश ये छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर रमेश नहीं माना। रेशमा और रमेश में अक्सर इस मामले को लेकर बहस हो जाती। रेशमा चाहती थी कि रमेश केशव भैया की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, मगर रमेश कभी कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता था। वो अपनी साधारण नौकरी से बहुत खुश था। रेशमा रमेश से कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नौकरी के कारण कल को हमारे बच्चे बड़े होकर आप पर सवाल दागे कि संयुक्त परिवार होने पर भी पापा एक साधारण नौकरी क्यों करते थे, जबकि ताऊजी फैक्ट्री संभालते थे। पापा भी तो ताऊजी के साथ उनकी फैक्ट्री में उनका साथ दे सकते थे। ये सब सुनने के बाद भी रमेश के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वो उसी कंपनी में नौकरी करता रहा जहां वो पहले से करता आया था। रमेश कहता, रेशमा, मैं भैया की तरह पूरा दिन फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को समय देना चाहता हूँ। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम 7 बजे घर आ जाता हूँ, ताकि मैं अपने परिवार के साथ समय गुजार पाऊँ। मुझे तो बस परिवार का साथ चाहिए रेशमा।
रेशमा भी पति की भावनाएं समझती थी। वो जानती थी रमेश अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसों के पीछे भागना नहीं था। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन रमेश की नौकरी चली गई, जिस वजह से रेशमा बहुत परेशान हो गई। तब रुचिका बोली, फिक्र मत कर पगली, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं। शायद भगवान भी रमेश भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। अब की बार शायद रमेश भैया केशव के साथ फैक्ट्री ज्वाइन कर लें। केशव ने फिर से रमेश को अपने साथ लेना चाहा, मगर रमेश का वापस वही जवाब था और रमेश दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया। रमेश को जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक केशव पूरा घर अकेले चलाता रहा। एक दिन रमेश को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और रमेश फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और बीच में केशव के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगी। केशव की फैक्ट्री जोर शोर से चलने लगी थी, जिस वजह से घर में पैसों की बरसात हो चली थी। रुचिका को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा था और वो देवर रमेश और देवरानी रेशमा को हीन दृष्टि से देखने लगी थी। वैसे भी जिन सास ससुर की वजह से ये संयुक्त परिवार आबाद था, वे तो अब रहे नहीं थे। एक दिन रुचिका के मन में ख्याल आया कि अगर मेरा पति घर का एक्स्ट्रा खर्चा ना निकाले तो रमेश भैया अपने दम पर इतने खर्चे नहीं निकाल सकते। ये फैक्ट्री, ये बंगला, इन सब पर सिर्फ मेरा अकेली का हक है, क्योंकि मेरे पति की बदौलत ही तो ये घर, गाड़ी, शानो शौकत है। मगर रेशमा भी तो यहीं रहती है। कल को वो लोग हमसे हमारी सारी चीजों में हिस्सा भी मांग सकते हैं। इसलिए अब रुचिका ने ठान लिया था कि वो कैसे भी रमेश और रेशमा को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। बस उसी दिन से रुचिका ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया। रुचिका के बच्चे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और रेशमा के बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन रुचिका बोली, रेशमा, तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरे बच्चों को। हो सके तो इन्हें अपने कमरे से ज्यादा निकलने मत दिया करो। रेशमा ने भी हामी भर दी और अपने बच्चों को रुचिका भाभी के बच्चों के कमरे में ज्यादा जाने नहीं देती थी। घर के काम हो, रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी काम रुचिका ने अपने हाथ ले लिए और हर बात पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। अब वो हर बात में रेशमा को सुनाने लगी थी, चाहे वो बिजली का बिल हो या खाने पीने की चीजें हो। रुचिका हर बात में रेशमा को जताने लगी थी कि उसके पति के पैसों के दम पर ही वो और रमेश भैया जी रहे हैं, वरना उनकी खुद की कुछ औकात नहीं है। रेशमा को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, मगर वो परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी। हद तो तब हो गई जब रुचिका आस पड़ोस के लोगों से कहने लगी कि यदि उसका पति घर के खर्चे पूरे ना करे तो उसके देवर और देवरानी को तो खाने की भी लाले पड़ जाए। रेशमा के कानों तक जब इन बातों की भनक लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, क्या सचमुच ये वही जेठानी है जिसने कभी मुझे अपनी बहन माना था। इंसान पैसे के घमंड में इतना चकनाचूर हो जाता है कि रिश्तों का महत्व भी भूल जाता है। मगर वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो कई बार रमेश को ये साधारण नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, मगर रमेश नहीं माना था, जिसकी वजह से आज उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। रेशमा को भी अब जेठानी की बातें बर्दाश्त नहीं होने लगी और उसने रमेश से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। केशव रमेश के इस फैसले से खुश नहीं था। वो ये परिवार बिखरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की तब रुचिका बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पांव पसारने चाहिए। रमेश भैया की साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और रेशमा को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद ये बात इन दोनों को समझ आ गई है। रमेश और रेशमा का ये बात सुनकर दिल खट्टा हो गया और उन्होंने कभी पलटकर भी इस घर की ओर नहीं देखा। रुचिका जो चाहती थी उसे सब मिल गया और वो खुश हो गई। वो ये सोचकर खुश थी कि अब ये सारी जायदाद, बंगले और पैसों की मालकिन वो अकेली ही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रुचिका के बच्चे विदेश जा बसे और केशव अपनी फैक्ट्री में और अधिक व्यस्त हो गया। अब घर में पूरा दिन कोई नहीं रहता था उसके अलावा। वही बंगला जो हमेशा सबके शोरगुल से आबाद था, आज यही बंगला रुचिका को अकेले में काटने को दौड़ता है। देवरानी रेशमा और रुचिका के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसलिए इतने वर्षों से बातचीत भी बंद थी। रमेश और रेशमा जब ये घर छोड़कर गए थे तो वो एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगे थे। केशव ने भाई की मदद करनी चाहिए थी, मगर स्वाभिमानी रमेश और रेशमा ने
बिल्कुल मना कर दिया था कि उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वे लोग अपने दम पर जी लेंगे। रेशमा घर पर पापड़ बेलकर बेचने का काम करने लगी थी और रमेश भी अच्छी कंपनी में जॉब पर लग गया था। इस तरह दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का खर्चा निकाल लेते थे। रुचिका के आस पड़ोस के लोग जो रेशमा से भी बातचीत करते थे, वे लोग रुचिका को रमेश और रेशमा की खबर दे दिया करते थे। एक दिन पड़ोसन ने ही रुचिका को खबर दी थी कि रेशमा के बेटे ने IIT में टॉप किया है और गूगल कंपनी में जॉब पर लग गया है और उसकी बेटी भी अच्छी नौकरी पर कार्यरत है। रुचिका और रमेश जब से अलग हुए थे तब से उनके बीच बातचीत एकदम बंद थी, मगर आज रुचिका ने इतने सालों बाद सोचा कि क्यों ना वो रमेश और रेशमा से फोन करके बात करे और उन्हें वापस यहाँ रहने बुलाए। वो फोन करने वाली ही थी कि विदेश से उसके बेटे अमित का फोन आया और वो बोला, मम्मी मुझे यहाँ विदेश में एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम ऐना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रुचिका बोली, बेटा तू जब भारत आएगा तब हम आराम से बात करेंगे, इतने बड़े फैसले फोन पर नहीं लिए जाते। अमित बोला, मम्मी मैं भारत आना नहीं चाहता, इसलिए तो आपको ये बात फोन पर ही बता रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं और ऐना शादी करने वाले हैं, आप पापा को बता दीजिएगा, बस आपको यही बताने के लिए फोन किया था। इतना कह अमित ने फोन रख दिया। ये सुनकर रुचिका के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने तुरंत केशव को फोन करके सब बताया। केशव बोला, रुचिका बच्चों को विदेश भेजने का फैसला भी तो तुम्हारा ही था। मैंने तो तब भी मना किया था कि हमारा भारत भी एजुकेशन और नौकरी के मामले में कुछ कम नहीं है, मगर तुम मानी कहाँ थी। बच्चे वहीं पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए और अब वहीं हमेशा के लिए सेटल होना चाहते हैं। तुमने तब भी यही कहा था, हमारे पास इतना पैसा है, हमें हमारे बच्चों को विदेश भेजना चाहिए। तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारा पति इतना कमाता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। शायद इन सब बातों की सजा भुगतने का समय आ गया है रुचिका। रुचिका फोन रख खूब रोने लगी और सोचने लगी कि क्यों पैसों के नशे ने उसे अंधा बना दिया था, क्यों वो रिश्तों की अहमियत समझ नहीं पाई। आज शायद इसलिए ही वो अकेली पड़ गई थी, कोई भी तो साथ नहीं दे रहा था उसका। रुचिका ने विदेश में रह रही अपनी बेटी मान्या को फोन किया और कहने लगी, मान्या तुम यहाँ कब आ रही हो। मान्या अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी में बिजी थी। वो बोली, मम्मी अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज, और रही बात वहां आने की, तो मम्मी एक बार जो विदेश में बस जाते हैं वे लोग वापस भारत में नहीं बस पाते हैं। रुचिका बोली, मान्या मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मान्या बोली, मम्मी इमोशनल फूल मत बनो प्लीज, चलो बाय, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। रुचिका ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसे आज ये बात समझ आ रही थी। वो उदास होकर बैठी थी कि पड़ोस वाली सौम्या घर आई और बोली, अरे रुचिका सुना कुछ तुमने। रुचिका अपनी उदासी छुपाते हुए बोली, क्या हुआ सौम्या, तुम्हारे देवर रमेश का बेटा IIT टॉपर तो था ही, उसकी जॉब भी गूगल कंपनी में लगी हुई थी। अब तो उसने तुम्हारे जैसा, या यूं कहो तुमसे भी अच्छा बंगला खरीद लिया है। मैं आज सुबह उन्हीं के घर गई थी, चारों बहुत खुश थे। भाई परिवार हो तो ऐसा। रेशमा के दोनों बच्चे बहुत होशियार निकले, इतने होशियार कि माँ बाप की गरीबी ही दूर कर दी। रेशमा के बच्चों में संस्कार भी कूट कूट कर भरे हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप जो बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देते हैं। रुचिका ये सब सुन एक शब्द ना बोल पाई और सोचने लगी, हाँ सच्ची तो कह रही है सौम्या। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इतनी मेहनत करते देखा और जिन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र में उन्हें हर चीज को तरसना पड़ा होगा, वो बच्चे होशियार निकले। और जिन बच्चों ने यहाँ सिर्फ ऐशो आराम और पैसा देखा, वे बच्चे अब विदेश से वापस भी नहीं आना चाहते। रुचिका आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। उसे अपने किए की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी, उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। रुचिका को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। कभी कभी रुचिका काम वाली बाई रमा से बतिया लेती थी और कहती थी, रमा कभी भी जमीन जायदाद के चक्कर में अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपनों से ही घर आबाद है। दोस्तों, जेठानी देवरानी में अक्सर ये बात देखने को मिल जाती है कि अगर एक के पास पैसा ज्यादा हो तो वो अपनी अकड़बाजी दिखाने में चूकती नहीं, मगर लक्ष्मी तो चंचल है। आज अगर उसके पास है तो कल को किसी और के पास भी हो सकती है, वो ये भूल जाती है। कभी कभी लोग जमीन जायदाद और पैसों के लालच में आकर
अपनों से ही रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर कभी ना कभी उन्हें इन बातों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें।